नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी चैनल में जुड़ जाएंगे, सभी क्लास में जुड़ जाएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। सभी का स्वागत है, वेलकम है सभी का। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए, तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर रहे थे, अपने व्यक्तित्व की अपन बात कर रहे थे। कौन सा टॉपिक अपन पढ़ रहे थे? व्यक्तित्व अपन पढ़ रहे थे। तो दोस्तों आज जो टॉपिक अपन बात कर रहे हैं, देखो दो प्रकार की अपन ने विधियां बताई थी व्यक्तित्व मापन की। दो विधियां मैंने आपको बताई थी। कितनी विधियां थी? दो विधियां, जिसमें पहली विधि थी प्रक्षेपी विधि और सेकंड विधि थी अप्रक्षेपी विधि। आज जो यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। क्या आता है दोस्तों? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ओनली साइकोलॉजी का नहीं है, बल्कि ये टॉपिक आ जाता है आपके मेथड का, वीडियो का, यानी कि टीचिंग मेथड में भी आ जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से आपको उलझाया जा सकता है, तो उस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सभी तैयार है? चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं किस तरह से आपको याद रखना है, किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे आपको तैयार होकर वो आंसर जो है राइट करना है अपन को। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन। पहले स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। मैंने लिखा है सबसे पहले अप्रक्षेपी विधि। क्या लिखा है मैंने? अप्रक्षेपी विधि। पहले जो अपन ने पढ़ी है विधि, 6-7 विधियां पढ़ी थी अपन ने, जिसमें व्यक्तिगत मापन की विधियां थी। निर्धारण किया जा रहा था किसी परीक्षार्थियों का। किसका निर्धारण किया जा रहा था दोस्तों? परीक्षार्थियों का। किसके द्वारा? परीक्षणकर्ता के द्वारा। किसके द्वारा? परीक्षणकर्ता। अध्यापक हो सकता है, तो किसका व्यक्तित्व का मापन करेगा? एक विद्यार्थी का व्यक्तिगत मापन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रक्षेपी विधि है। ये भी वो विधियां हैं जिसमें प्रत्यक्ष तरीके से और अप्रत्यक्ष तरीके से, दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप सामने जाके उससे पूछ लो कि तू, तेरा व्यक्तित्व कैसा है, या फिर आप उसको ट्राई करो कैसे भी करके, उपकरणों के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से पूछिए कि आपका व्यक्तित्व मापन चेक तो करना पड़ेगा। तो वो चेक करने की विधियां ये दोस्तों। ठीक है, अप्रक्षेपी विधि कौन सी है? प्रक्षेपी विधि कौन सी है? प्रक्षेपी मैंने आपको बता दिया है, पहले नाम याद रहने चाहिए। नंबर से कोई जरूरी नहीं है कि नंबर से याद रहे। सभी क्लास में जुड़ जाएंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे जल्दी से। पहले जल्दी क्लास में जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अप्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी होती है? देखो 3 प्रकार की अप्रक्षेपी विधियां होती है, जिसमें पहला आता है आत्मनिष्ठ विधि। समझा दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। दूसरी होती है वस्तुनिष्ठ विधियां। ठीक है, इसके बाद होती है मनोविश्लेषणात्मक विधियां। इन चीजों को क्लियर कर देता हूं मैं। देखो, आप मनोविज्ञान में जितनी भी विधियां पढ़ोगे, जितनी भी विधियां आएगी, चाहे वो टीचिंग मेथड में आए, चाहे वो मनोविज्ञान में आए, सारी की सारी कैसे रहेगी? वस्तुनिष्ठ रहेगी। ओनली 6 विधियां होती हैं जो आत्मनिष्ठ होती है। कितनी विधियां होती है? 6 विधियां होती है। याद रखना 6 विधियां कौन कौन सी होती है। पहली होती है साक्षात्कार। पहली नहीं, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। ये मैंने नंबर लिखा है, लेकिन अपने पास पहला क्या है? साक्षात्कार। तो एक होती है साक्षात्कार, दूसरी होती है परिसूची अनुसूची। साक्षात्कार क्या होता है? इंटरव्यू होता है ये। इसको क्या बोलते हैं? इंटरव्यू। इंटरव्यू लिया जाता है ना किसी का, आपने देखे होंगे कि आज मेरा इंटरव्यू है, मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा। किसी का कंपटीशन होता है जिसमें इंटरव्यू देने जाता है, वो इंटरव्यू होता है। इसमें किया जाता है आत्मनिष्ठ विधि, आकलन किया जाता है अपने अंदर का। इसके बाद होती है परिसूची अनुसूची। इसमें आकलन कैसे किया जा सकता है? क्या आपको इस एनवायरनमेंट में रहना पसंद है? जवाब देना है हाँ और ना में। किस में जवाब देना है दोस्तों आपको? केवल हाँ में या ना में। आप दोस्तों 2 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 1 सेकंड काम करके आ रहा हूँ कुछ। चलिए देखो इधर, आत्मनिष्ठ विधि है तो पहली विधि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। दूसरी होती है परिसूची अनुसूची। इसका मतलब होता है, मैं सारी चीजें डिटेल से समझाऊंगा आपको,
सभी के प्रवर्तक भी मैं आपको बताने वाला हूं और अपन पढ़ने भी वाले हैं। मैं यहाँ पर एक डेमो क्लास बता देता हूं। मैं आपको क्या बता देता हूं, डेमो क्लास। उससे आपको ये पता चलेगा कि सर इनका मतलब तो बताइए, इनका मतलब होता क्या है, ताकि हम बाद में तो डिटेल से पढ़ लेंगे, पहले मतलब बता दीजिए। तो मतलब जान ले, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है। किसी चीज का अपन इंटरव्यू लेके, उसका इंटरव्यू होने के साथ साथ उसके कार्यात्मक का पता चलेगा, उसके ज्ञान का पता चलेगा, उसके भावनात्मक स्थिति का पता चलेगा, साथ के साथ उसके किस चीज का पता चल जाएगा, उसके जो शरीर रचना है उसकी भी पता चल जाएगा। किसकी, जो शरीर रचना है उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप समझ में आया साक्षात्कार। परिसूची, अनुसूची, हाँ या ना में जवाब देना है। प्रश्नावली, आपको प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें विश्वसनीयता बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि प्रश्न दिए जाते हैं अलग माध्यम से, किसी टेक्स्ट मैसेज कर देंगे, कोई मेल कर देंगे, ये अलग अलग माध्यम होंगे, उससे प्रश्न दिए जाएंगे और उसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। ठीक है, प्रश्नावली, प्रश्नावली में प्रश्न दे देंगे। आत्मकथा, आत्मकथा खुद से बोला जाता है कि आप अपने लिए आत्मकथा लिखिए। आपने कई बार ऐसे पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में आता है कि इसने अपनी जीवनी लिखी, आत्मकथा लिखी। आता है कि नहीं आता? उसको ही क्या बोलते हैं, आत्मकथा बोलते हैं। ठीक है, इतिहास गाथा यानी कि उसके बारे में पूरा विवरण निकालना। जैसे मान लो आपके पड़ोस में कोई एक बालक है, उसने कोई गलती कर दी, हरकत कर दी, तो आप उसका इतिहास निकालोगे ना कि यार ये आता कहाँ से, ये जाता कहाँ पर है, कौन से दोस्तों के साथ रहता है। तो इसके लिए सारी चीजें आप किसके माध्यम से जानोगे, उसके पड़ोसी से पूछोगे, उसके घर वालों से पूछोगे, उसके रिश्तेदारों से पूछोगे, उसके बारे में पूरा इतिहास जानोगे। इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, किस परिस्थितियों में इसने जन्म लिया था, ये डाकू कैसे बना, ये हीरो कैसे बना, पूरा इतिहास आपको जानना पड़ेगा। ये कौन सी विधि है, इतिहास गाथा। कितनी विधियां मैंने आपको बताई है, जो आत्मनिष्ठ विधियां हैं 6। अब आप कहोगे कि सर ये तो 5 ही है। बिल्कुल 5 है, लेकिन जो छठवीं होती है वो होती है अंतर्दर्शन। लेकिन इसमें व्यक्तित्व का मापन नहीं किया जाता है। किसमें, अंतर्दर्शन में। इसमें व्यक्तित्व का मापन नहीं किया जाता है। ठीक है, ये वाली जो 6 विधियां होती है यही आत्मनिष्ठ होती है। इसके अलावा जितनी भी विधियां होती है वो सारी वस्तुनिष्ठ होती है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी विधि आत्मनिष्ठ है, तो आप बता दोगे ना। आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ है, तो भी आप बता दोगे। आपको याद क्या रखना है, आत्मनिष्ठ विधियों के क्रम, यानी कि 6 की 6 विधियां आपको याद रखनी है, जो हो जानी चाहिए। उसके बाद सारी विधियां कोई सी भी आपसे पूछे, आपको क्या देना है, सभी की वस्तुनिष्ठ आंसर देना है। क्लियर हो कि यहाँ तक, यहाँ को सभी तक क्लियर है, सभी सबको समझ में आया। चलिए अब इनके प्रवर्तक देख लेते हैं। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के प्रवर्तक कौन है, इनके प्रवर्तक है जॉन डार्ले। क्या नाम है, जॉन डार्ले। इनके प्रवर्तक का नाम है जॉन डार्ले। ठीक है, और परिसूची अनुसूची के प्रवर्तक कौन है, वुडवर्थ, RS वुडवर्थ। क्योंकि इन्होंने जो परिसूची अनुसूची दी थी वो दी थी प्रश्नावली के बाद, तो प्रश्नावली के साथ साथ इन्होंने प्रवर्तक दी, विधि दी, परिसूची अनुसूची। और प्रवर्तक परिसूची अनुसूची और प्रश्नावली दोनों विधियों के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, वुडवर्थ है। ठीक है, इसके बाद आत्मकथा और इसके बाद इतिहास गाथा। इतिहास गाथा के प्रवर्तक है टाइडमैन। कौन है दोस्तों, टाइडमैन। इसके इतिहास गाथा, टाइडमैन इतिहास गाथा प्रवर्तक है टाइडमैन। टाइडमैन ये वही है जिन्होंने नैतिकता मनोविज्ञान के जनक बोले जाते हैं, या एक शाखा बनाई थी नैदानिक मनोविज्ञान, सॉरी नैतिकता नहीं, नैदानिक मनोविज्ञान। आपको याद होगा जिस दिन अपनी 2nd या 3rd क्लास लगी थी, जब मैंने आपको मनोविज्ञान की सारी शाखाएं लिखाई थी। अगर आपको देखनी है तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पर लिंक मिलेगा, मेरी सारी मनोविज्ञान की क्लासें मिल जाएगी आपको, सारी इस चैनल पे उपलब्ध है। आप उसको खोलना, ओपन करना, और उसमें टॉपिक डला हुआ है, थंब लगा हुआ है, शाखाएं, मनोविज्ञान की शाखाएं,
उन शाखाओं में सारी की सारी मैंने आपको मनोविज्ञान की श्रेणियां लिखा रखी है। वहां पर आपको मिलेगा टाइडमैन का नाम, और टाइडमैन ने दी थी नैदानिक मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है टाइडमैन को। इसी से संबंधित आएगा आगे, मैं आपको बताने वाला हूं आगे जब अपन इसको पढ़ेंगे ना तब मैं बताऊंगा इतिहास गाथा के जनक कौन है। ठीक है, टाइडमैन है, इन्होंने नैदानिक मनोविज्ञान की शाखा दी थी, याद हुआ। और जो मैंने अंतरदर्शन विधि बताई थी, लिखूंगा नहीं बोलूंगा, अंतरदर्शन विधि, उसके जनक कौन है? वाटसन। कौन है? वाटसन। ठीक है, याद रह जाएगा सभी को। साक्षात्कार जॉन डार्ले, परिसूची अनुसूची वुडवर्थ, प्रश्नावली वुडवर्थ, आत्मकथा इतिहास गाथा टाइडमैन। ठीक है, ये याद हुआ। इसके बाद वस्तुनिष्ठ विधि की तरफ बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड। ठीक है, वस्तुनिष्ठ ये वही ऑब्जेक्टिव है जो आप कंपटीशन में देते हो, 4 ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाते हैं और अकॉर्डिंग टू राइट आंसर आपको लगाना होता है। ठीक है, ये वही वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें कितनी विधियां आपको पढ़नी है? व्यक्तित्व मापन में कितनी विधियां पढ़नी है? ये आपको पढ़नी है 5 विधियां। बहुत सारी विधियां हैं, टीचिंग मेथड में भी आएगी, बहुत सारी विधियां आपको पढ़नी रहती है, लेकिन अपन यहाँ पर जिसमें व्यक्तिगत मापन यानी कि व्यक्तित्व का मापन किया जाता है वही अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। निर्धारण मापनी पहली विधि कौन सी है? निर्धारण। फिर आती है परिस्थिति परीक्षण, फिर आती है निष्पत्ति परीक्षण, फिर आता है निरीक्षण या बहिदर्शन परीक्षण, फिर आता है समाजमिति। ठीक है, बात करें समाजमिति, ये किसने दी थी? ये दी थी मोरेनो ने। इनको अपन पढ़ेंगे और वहीं डिटेल से बात करेंगे क्योंकि इनमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है। समाज के बारे में, समाज में रहता है, उसको समाज में रखा जाता है, किस तरह से उसमें व्यवहार करता है, वो सारी चीजें। निरीक्षण बहिदर्शन, बाहर भेजा जाता है, बाहर रहता है, बाहर के माध्यम से, कोई टेक्नोलॉजी की तरीके से नहीं, बाहर के एनवायरनमेंट को देखकर उसके बारे में ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत डीपली है ये, ज्यादा इतना शॉर्ट तरीके से बता नहीं सकते। बहिदर्शन विधि की अपन बात करें तो बहिदर्शन किसने दी थी? वाटसन ने। सॉरी, यहां पर याद रखना मैं एक चीज गलत बोल गया हूं आपसे। बहिदर्शन जो विधि है ये दी है वाटसन ने, जबकि यहां पर मैंने आपको लिखा था अंतरदर्शन। लिख देता हूं मैं अंतरदर्शन, ये दी थी जॉन लॉक ने। यहां पर याद रखना, आप मिस्टेक मत करना इस चीज को, आप वाटसन याद रख लो। क्या बोला मैंने? यहां पर अंतरदर्शन विधि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था वो आपको वाटसन बोल दिया था मैंने। वाटसन नहीं आएगा, जॉन लॉक आएगा। एग्जाम में पहले ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे कि बहिदर्शन के विधि के प्रवर्तक कौन है, साक्षात्कार विधि के प्रवर्तक कौन है, परिसूची अनुसूची के प्रवर्तक कौन है, परिसूची अनुसूची में क्या बोला जाता है, हाँ या ना के क्वेश्चन कौन से विधि में आते हैं, इससे किसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इस तरह के इजी क्वेश्चन आते थे। आप भी अभी भी ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, ध्यान रखना। तो यह आप याद रखना, बहिदर्शन किसने दी थी? वाटसन ने। जॉन ब्राड वाटसन पूरा नाम है इनका, सभी को याद है ये, जॉन ब्राड वाटसन, जेबी वाटसन। इसके बाद मोरेनो समाज विधि दी थी। इसके बाद परिस्थिति और निष्पत्ति, इन दोनों के एक ही है जिनका नाम है हार्टशॉन। क्या नाम है? हार्टशॉन। हार्टशॉन ने दी थी ये। ठीक है, निर्धारण मापनी विधि ये दी थी फ्रांसिस गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने दी थी दोस्तों? फ्रांसिस गाल्टन ने। ये हुई 5 विधि, ये इधर भी 5 विधि, सबको पढ़ेंगे अपन एक एक करके, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी। जो बड़ी विधियां है वो है, एक तो बहिदर्शन, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद यहां आएगा इतिहास गाथा और इतिहास गाथा, ये बड़ी विधि है, और प्रश्नावली, ये बड़ी विधि है। बाकी साक्षात्कार, परिसूची अनुसूची, आत्मकथा, ये तो 2-2 लाइनें लिखा नहीं है और खत्म कर देना है मामला। ठीक है, ये हुई। इसके बाद आता है मनोविश्लेषणात्मक विधियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सर्वाधिक रहेगी। कहां से रहेगी? स्वप्न विश्लेषण परीक्षण, स्वप्नों के माध्यम से आपने क्या स्वप्न देखा, उसके माध्यम से कौन सा स्वप्न अचेतन में होता है, कौन सा स्वप्न चेतन मन में होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसके बाद मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण आएगा, जो भी किसने दिए थे? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिए गए थे। ये मनोविश्लेषणात्मक विधि, एक सीधी सी बात समझना कि जहां पर भी विश्लेषणात्मक मनोविश्लेषणात्मक चीजें आ जाती है ना, वहां पर आता है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, याद रखना है। तो ये सारी जो मैंने आपको एक फोटो बनाया था यहाँ पर, ये सभी को क्लियरली समझ में आया होगा। दोबारा समझाने की जरूरत हो तो बिल्कुल हाँ कहिए, नहीं हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ठीक है, लिख लिया। चलिए मिटा दूं। सभी को समझ में आया? 3 विधियां होती है अप्रक्षेपी में, वह आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, मनोविश्लेषणात्मक। याद रखने की मोटी सी चीज ये बता रहा हूं कि सारी विधियां वस्तुनिष्ठ होती है, बस आत्मनिष्ठ होती है 5-6 विधियां। मैंने 6 नाम लिखा दिए, 5 को अपन पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, बाकी ये सबको पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलिए मिटा देता हूं। अब स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने? दिमाग में डाल लेना इसको। तो अप्रक्षेपी विधि और प्रक्षेपी विधि अपन बात कर रहे हैं व्यक्तिगत मापन में। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो पुरानी क्लासों को देखेंगे तभी समझ में आएगा मैटर पूरा। ये कोई मेला नहीं है जो किसी चलते हुए आदमी से पूछ ले कि कौन सी दुकान लग रही है, बस देख लिया और चल लिया, मामला खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो अप्रक्षेपी विधि एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन जॉन डालने के बारे में, यानी कि पहली विधि इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार विधि, ठीक है। किसने दी थी? एक चीज याद रखना, किसने दी थी? प्रवर्तक। कौन है इनके? जॉन डार्ले। कौन है प्रवर्तक? जॉन डार्ले इनके प्रवर्तक है, ठीक है। अब क्या होता है इंटरव्यू? आपने मान लो किसी चीज की तैयारी करी, ठीक है, कंपटीशन पास कर लिया, एग्जाम पास कर लिया आपने। अब उसमें एक आपके जो उद्देश्य पूर्ण था कि मुझे फर्स्ट ग्रेड या लेक्चरर बनना था, ठीक है, आपका उद्देश्य क्या था? मुझे लेक्चर बनना है। अब आपके उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो किया गया जो वार्तालाप होता है ना, क्या समझे? आपके उद्देश्य को पूरे करने के लिए जो भी आपका उद्देश्य है, आपने पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया है, पहले आपने एक एग्जाम फाइट किया है। अब आपके एक टास्क आ जाता है, इंटरव्यू पास करना रहेगा आपको। क्या पास करना रहेगा? इंटरव्यू पास करना रहेगा। अब इंटरव्यू पास करने के लिए आपका उद्देश्य कब पूर्ण होगा? यानी कि किसी भी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो वार्तालाप किया जाता है ना, 2 लोगों के मध्य, इसमें एक व्यक्ति इंटरव्यू नहीं ले सकता, 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य ये इंटरव्यू साक्षात्कार किया जाता है। एक व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं? साक्षात्कार बोला जाता है। अब क्या होगा कि इसमें इंटरव्यू लिया जा रहा है पर्टिकुलर किसी एक लड़के का या व्यक्ति का या किसी भी बालक का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि उसकी किन किन चीजों के व्यक्तित्व के बारे में या उसके किस व्यवहार के बारे में पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? वो बैठता है, आता है, ओपन करता है गेट को, हेलो हाय बोलता है, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग बोलता है। तो इससे उसके आपने सबसे पहले उसमें क्या देखा? क्या देखा? उसकी क्रियाएं देखी, तो कार्यात्मक का भी अध्ययन किया जाता है। उसके डर, मान लो वो बैठता है, डर सा रहता है, उसके अंदर भय सा रहता है, तो क्या उसकी भावनात्मक स्थिति का भी उसने आकलन किया। अब आपने इंटरव्यू लेना शुरू किया, शुरू करते पहला क्वेश्चन आपने पूछा, फिर दूसरा पूछा, फिर तीसरा पूछा, ऐसे करके आपने 5-50 क्वेश्चन पूछ लिए। अब उनके क्वेश्चनों के जो आंसर जब देने लगा, तो उसने किस तरह के आंसर दिए उसने, आप ये सारी चीजें उसमें देखोगे, देखोगे ना। तो उसने जो भी तरीका था आंसर देने का, तो उससे कौन से पक्ष का पता चलता है? ज्ञानात्मक पक्ष का पता चलता है। कौन से पक्ष का पता चलेगा दोस्तों? ज्ञानात्मक पक्ष का पता चलता है। अब उससे व्यक्ति जब इंटरव्यू देने आता है तो वो एक कपड़े भी पहन के अच्छा आता है और एक हाव भाव बहुत अच्छे रहते हैं, जवाब देने का तरीका बिल्कुल हेलो हाय कैसे, बिल्कुल हाथ हिलाता है, बिल्कुल सारी चीजें ऐसे करता है। सबसे बड़ी इस चीज में साक्षात्कार इंटरव्यू में सबसे बड़ी चीज होती है कि इसमें सभी पक्षों के साथ साथ एक शरीर रचना का भी अध्ययन हो जाता है या शरीर रचना के व्यवहार का भी पता चल जाता है। इंटरव्यू में सबसे बेस्ट है ये, इसीलिए इंटरव्यू को सर्वश्रेष्ठ विधि भी कहा गया है। क्या बोला गया है? सर्वश्रेष्ठ विधि भी कहा गया है। व्यक्तित्व मापन की सर्वश्रेष्ठ विधि कहा, या फिर लिख देते हैं, ये किसी ने कहा नहीं है, एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, लेकिन एक मानना था कि सर्वश्रेष्ठ विधि है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है? उद्देश्य को
पूर्ण करने के लिए किया गया वार्तालाप। ठीक है, यही क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पक्षों का, सभी पक्षों का अध्ययन हो जाता है। सभी पक्षों का अध्ययन नहीं, मतलब सभी पक्षों का परीक्षण हो जाता है। परीक्षण हो जाता है। सभी पक्ष का मतलब ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक हो जाता है तथा इसके साथ साथ शरीर रचना, शरीर रचना का भी मापन किया जा सकता है। मापन या परीक्षण एक ही बात होती है, ये परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। व्यक्तित्व मापन की सर्वश्रेष्ठ विधि बोल सकते हैं जो जॉन डार्ले द्वारा दी गई थी। अब सबसे बड़ी बात, जॉन डार्ले अगर पूछ रहे, ध्यान रखना कहां के निवासी थे, अमेरिका के। बस ऐसे याद रखना, कभी नहीं पूछेगा ऐसे, तो पैसे दोगे तब भी नहीं आएगा एग्जाम में। तो ये उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो आप वार्तालाप करते हो या वार्तालाप किया जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं, साक्षात्कार बोलते हैं। सभी पक्षों का परीक्षण किया जाता है, बिल्कुल हो जाता है। कैसे, भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक का हो जाता है। इसके बाद बात करें, इसके साथ साथ शरीर रचना का भी मापन हो जाता है, शरीर रचना का परीक्षण भी संभव होता है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। अब दूसरी बात इसमें यह रखने वाली बात है कि कितने रूप में किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखना, दो रूप में किया जा सकता है। पहला आता है औपचारिक और दूसरा आता है अनौपचारिक। ठीक है, दो तरीके से, औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से। औपचारिक का मतलब होता है नियंत्रण परिस्थितियों में किया गया, जबकि अनौपचारिक का मतलब होता है उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किया गया। जो आपका मेन उद्देश्य है, उसको टारगेट को लेकर चल रहे हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो अनौपचारिक में आएगा। और निर्धारण तरीके से किया जा रहा है तो वो आएगा औपचारिक तरीके में। ठीक है, ये सिंपल सी बात है जो आप सभी जानते होंगे औपचारिक अनौपचारिक को। तो ये होता है आपका साक्षात्कार, और मेरा द्वारा लिया गया भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो मैंने आपका इंटरव्यू लिया, कैसा समझ में आया आपको, जॉन डार्ले के द्वारा दिया गया था। ये विधि जॉन डार्ले ने दी थी, यानी कि ये परीक्षण जॉन डार्ले ने द्वारा दिया गया था, ये मापन जॉन डार्ले द्वारा दिया गया था। कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। सर्वश्रेष्ठ विधि बताया जा सकते हैं क्योंकि इसमें सभी पक्षों का जो है मापन संभव हो रहा है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट विधि की तरफ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड चलते हैं अपन। इंटरव्यू तो हो गया, अब इसकी आत्मकथा भी लिख लेते हैं। जो बड़ी विधियां हैं उनको बाद में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, आज की क्लास में तो वो पढ़ नहीं पाएंगे ज्यादा, फिर भी जहां तक होता है उसको तो करते हैं अपन कवर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आत्मकथा की। ठीक है, आत्मकथा किसकी कहां पर दी गई थी, देहरादून में। इनके कोई प्रवर्तक नहीं है, देहरादून में इसका परीक्षण किया गया था। यानी कि भारत में निर्मित होने वाली व्यक्तित्व मापन की, याद रखना इसको, भारत में निर्मित होने वाली व्यक्तित्व मापन की प्रथम परीक्षण है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आत्मकथा क्या होती है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं या कुछ निश्चित बिंदु होते हैं। मान लो कोई ये व्यक्ति है,
इसका मापन किया जा रहा है, इसका क्या करना है, मापन करना है। ठीक है, व्यक्तित्व जानना है, परीक्षण करना है। क्या करना है, परीक्षण करना है। क्या करना है, परीक्षण करना है। तो इसमें कुछ बिंदुओं को लेकर अपने जीवन से संबंधित कुछ बिंदु लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं, जीवन से संबंधित कुछ बिंदु व्यक्ति के लिए जाएंगे। यानी कि आत्मकथा वो स्वयं लिखता है, जीवन से संबंधित कुछ बिंदु लिए जाते हैं और उसके आधार पर ही अपने जीवन के बारे में, किसके आधार पर, उन बिंदुओं के आधार पर ही अपने जीवन के बारे में बताया जाता है। अपने उन बिंदुओं के आधार पर अपने जीवन के बारे में बताया जाता है। अपने जीवन के बारे में बताना। इतना समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल सी मेथड है, आपने बिल्कुल जनरली देखा होगा। ये सभी की आत्मकथा आती है। ठीक है, सभी की ऑटोबायोग्राफी नाम सुना है क्या आपने, कि इसकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, इसका सफर कैसे निकला है, सभी की होती है। बहुत सारी मूवी बनती है ऑटोबायोग्राफी के आधार पर। जैसे अपन भाग मिल्खा भाग पढ़े तो वो आत्मकथा थी, उसकी ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है, क्या थी, ऑटोबायोग्राफी। वो किसने लिखी है, आत्मकथा लिखी है। किसने द्वारा, भाग मिल्खा भाग में कौन था, मिल्खा सिंह था। तो मिल्खा सिंह ने बताया वो सारी चीजें। ठीक है, ऐसे अलग अलग ऑटोबायोग्राफी बनती है। वो ऑटोबायोग्राफी ही क्या होती है, आत्मकथा होती है। हर द्वारा सभी के, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी बन रही है आजकल, तो अधिकतर जो फिल्में रिलीज हो रही है ना, वो ऑटोबायोग्राफी रहती है। अधिकतर मूवी ऑटोबायोग्राफी रहती है। जैसे साइना नेहवाल की अभी बन रही है, तो साइना नेहवाल में परिणीति चोपड़ा लीड रोल पे एक्ट्रेस है। तो साइना नेहवाल जो अपनी बैडमिंटन की जो प्लेयर है, उसकी बायोपिक बनी हुई है। तो वो क्या है, एक बायोग्राफी है। महेंद्र सिंह धोनी को आपको सभी को पता है, जो सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत जबरदस्त रोल किया था। वो जो रोल किया था वो था, आत्मकथा थी। वो किसकी आत्मकथा थी, महेंद्र सिंह धोनी की आत्मकथा थी। तो महेंद्र सिंह धोनी की आत्मकथा कथा जो महेंद्र सिंह धोनी तो बताएगा। अरे किसी के कहने पर महेंद्र सिंह धोनी यूं थोड़े ना कहेगा कि ये आत्मकथा, आप मेरी आत्मकथा आप क्यों लिख रहे हो, मैं लिखूंगा मेरी आत्मकथा। तो मैं बताऊंगा मेरे जीवन में मैंने क्या क्या किया है। किसी के जीवन के बारे में जानने के लिए उसके आप आसपास पड़ोस है, ये तो बही दर्शन अंतर दर्शन की चीजें आती है, ये तो इतिहास गाथा हो जाता है। लेकिन आत्मकथा अपने अंदर की जो विचार भी प्रकट हो जाते हैं। अपने अंदर के, आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, मैंने ऐसा सोचा, वो कोई पड़ोसी थोड़े ना बताएगा। अरे वो तो आप ही बताओगे ना। तो वो विचार भी लिख देते हैं उसमें, आत्मकथा में। जो आपने महेंद्र सिंह धोनी बायोपिक में देखा था, वो सारी क्या था, ऑटोबायोग्राफी थी। जो किसके द्वारा लिखी गई थी, महेंद्र सिंह धोनी। और उसको बनाया किसने, नीरज पांडे ने बनाया। और प्रोड्यूसर कौन था वो आप देख लेना, मुझे नहीं पता प्रोड्यूसर कौन था। ठीक है, एक्टर कौन था आप ये याद रखना, एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत, जो लेटेस्ट न्यूज में बने हुए। ठीक है, ये होती है आपकी आत्मकथा कंप्लीट। ठीक है, याद रखना, भारत में जो सबसे पहले निर्मित हुई थी व्यक्तित्व मापन की, यानी कि सबसे पहले व्यक्तित्व मापन किससे किया जाएगा, वो था आत्मकथा से। अब मुझे ऐसा बताइए आप, कि आप, मैं आपको बोलूं पर्टिकुलर कि आप प्लीज अपनी आत्मकथा लिखिए। तो आप अपने के मर्डर कर, आपने किसी पड़ोसी को थप्पड़ मारा था, तो आप क्या पता लिखो नहीं लिखो उसमें। आपने किसी का मर्डर भी कर दिया हो बीच में, तो आप लिखोगे कि अपनी आत्मकथा में, नहीं लिखोगे। आपकी बुराइयां बहुत कम लिखोगे आप, मुझे पता है श्योर। अपने बारे में बुरा बताना या बुरा लिखना बहुत कम लोग होते हैं जिसमें हिम्मत होती है कि अपनी स्ट्रगल लाइफ को बताए। सब अपनी बड़ा चढ़ाकर बोलेंगे, अरे मैं तो एक दिन वहां खड़ा था, ऐसे खड़ा था, ट्रक आया, ट्रक ने मेरे टक्कर मारी, ट्रक चूर चूर हो गया। आप तो आत्मकथा में इस चीज, ऐसी चीजें लिखोगे जो पॉसिबल ही नहीं होती बहुत बार। तो इसीलिए ये परीक्षण इतना लगता नहीं है कि इसमें व्यक्तित्व मापन का ओरिजिनल तरीके से पेश किया जा सकता है। ठीक है, सभी को समझ में आया आत्मकथा। ठीक है, एक और बता देता हूं फिर खत्म करेंगे क्लास को। मिटा दूं, सभी ने लिख लिया होगा। छोटी छोटी विधियां, जो बड़ी आएगी वो आएगी, एक तो प्रश्नावली आएगी और एक इतिहास गाथा आएगी। तो इसको अपन क्या बाद में पढ़ेंगे, एक क्लास लगभग इनकी लगेगी, इसीलिए टाइम लगेगा इनको। बात करते हैं परिसूची।
तीसरे नंबर की विधि बता रहा हूं मैं आपको, और अनुसूची। इसके प्रवर्तक कौन है याद रखना, इसके प्रवर्तक है वुडवर्थ। बहुत बड़ा नाम है मनोविज्ञान में वुडवर्थ का, आप याद रखना। पूरा नाम अगर आप पूछ लो ना तो आर एस वुडवर्थ। क्या नाम है? आर एस वुडवर्थ। अब ये आर एस की फुल फॉर्म आप देख लेना, ठीक है। आर एस वुडवर्थ। कब दिया था ये सिद्धांत इन्होंने? 1918 में। कहां के निवासी थे ये? अमेरिका के। और सिद्धांत भी कहां देंगे? अमेरिका में ही देंगे। ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन के तौर पर, ठीक है। अब ये विधि क्या होती है? देखो, वुडवर्थ ने एक विधि दी थी जिसका नाम था प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि किसने दी थी? ये दी थी किसने? वुडवर्थ ने। अब जब वुडवर्थ प्रश्नावली विधि को दे रहे थे तो इसमें कुछ कमियां रह गई थी। क्या रह गई थी दोस्तों? कुछ कमी खामियां ना रह गया था इसमें। लोग बताने लग गए थे कि आज आपके इस मेथड में या इस मापन में कुछ प्रॉब्लम है, आप इसको थोड़ा सा ढंग से फेस नहीं कर पाए। तो वुडवर्थ ने दिमाग लगाया कि क्या करें, इनमें तो सही नहीं कर सकते, ये तो विधि रिलीज हो गई, अब तो नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या करा, एक और विधि निकाल दी जिसका नाम था परिसूची अनुसूची। तो ये प्रश्नावली जैसे ही एक प्रश्नों की सूची है। क्या है? प्रश्नावली जैसी, प्रश्नावली जैसी एक सूची। प्रश्नावली जैसी एक क्या है? सूची है, जिसमें आपको क्या देना रहेगा? उत्तर देना रहेगा। कैसे? हां या ना पर, हां या नहीं। यानी कि आपसे क्या, एक परिसूची, एक सूची तैयार करेंगे। परिसूची अनुसूची का मतलब एक सूची तैयार करेंगे, एक लिस्ट जारी करेंगे। उसमें कुछ प्रश्न रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, और उसके जो आंसर आपको देने रहेंगे ना, वो कैसे देने रहेंगे? यस और नो पर आधारित। कैसे रहेंगे? यस और नो पर आधारित। यानी कि आपको आंसर देना है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि आपको रात को नींद आती है, हाँ या नहीं, तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है। आपको भूख लगती है, हाँ या नहीं, बिल्कुल आप बोलोगे हाँ लगती है। आपको थकावट होती है, हाँ या नहीं, नहीं होती है। बिल्कुल इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। व्यक्तित्व का मापन, जैसे मान लो आपको मूवी रिलीज दिखा रहे हैं, कोई मूवी स्टोरी चल रही है और आप मूवी दिखा रहे हैं, और मूवी के में टास्क में से एक क्वेश्चन निकालिए बहुत सारे, और उस मूवी में कि आपको मूवी कैसी लगी, हाँ या ना में जवाब देना है आपको, ठीक है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे अनुसूची परिसूची में, वो आपको आंसर कैसे देने रहेंगे? हाँ या ना में। जबकि प्रश्नावली में क्या था कि प्रश्नावली में विश्वसनीयता और वैधता बहुत कम थी, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। इसमें कुछ प्रश्न दिए जाते थे और वो बाह्य तरीके से, यानी कि जो परीक्षार्थी होते थे, जो परीक्षण करता होते थे, ये दोनों सामने आमने सामने मौजूद नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे? मौजूद नहीं होते थे। तो इसमें आपको जो भी प्रश्न देंगे वो उनके आंसर देने रहते थे। आपको भेज देंगे प्रश्न, कैसे भी माध्यम से टेक्निकल तरीके से भेज देंगे, इनके उत्तर भेज देना आप। तो आपके उत्तर भेज देंगे, लेकिन इससे व्यक्तित्व मापन हुआ ही नहीं ना, क्योंकि उसने अब क्या करा, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली कैसी होती है, जैसे विधियां होती है, जैसे बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली होती है ना। बंद का मतलब 4 ऑप्शन वाले, 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो 4 ऑप्शन का एक राइट आंसर हो जाएगा। ये होगी बंद प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली, निबंधात्मक, दीपावली का निबंध लिखिए, तो अपने मन की ठोकरें बस, अपने मन क्या लिखता जा रहे हैं बस। तो ये होती है खुली प्रश्नावली। क्या होती है? खुली प्रश्नावली, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न, अति रघुलात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें अपने मन के। आर्ट्स वाले बच्चों ने तो आप में बहुत सारे देखे होंगे, बीच बीच में गाने भी आ जाते हैं, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, बीच बीच में आ रहे हैं ऐसे गाने। और ऊपर है ना जो सिस्टमेटिक तरीके से सामाजिक का पेपर होगा, आपने देखा होगा, सामाजिक का निबंधात्मक लिख रहे रहते बड़े बड़े, उसमें क्या है कि बड़ी बड़ी चीजें लिख रही रहती है। शक्तियों के बारे में, प्रधानमंत्री की शक्तियां लिखो, राष्ट्रपति की शक्तियां लिखो, इनके बारे में लिखना होता है, जबरदस्त तरीके से लिखना होता है। अब सब अपना दिमाग लगा के लिखना शुरू करते हैं, फिर बीच बीच में कुछ भी लिख देते हैं। तो वो व्यक्तित्व मापन नहीं हो सकता। उसे ये पता नहीं चल रहा कि यार इसके माइंड में क्या था और इसने किस तरह से लिखा है, इसीलिए विश्वसनीयता नहीं बनती है इसमें। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें विश्वसनीयता बनती है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको आंसर हाँ और ना में देना है। ऐसे बहाने नहीं बन रहे, इसमें बहाने लगा रहे हो आप। क्या लगा रहे हो? बहाने लगा रहे हो। सीधी सी बात यह है
कि इस प्रश्नावली में तो आप बहाने नहीं लगा सकते हो, जबकि प्रश्नावली विधि में आप बहाने लगा सकते हो। तो वुडवर्थ ने अपने ही मेथड में थोड़ा सा चेंज करके परिसूची अनुसूची विधि दे दी, और ये भी वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी। ठीक है, सभी को क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया? इतना इजीली मुझे नहीं लगता कि कोई आपको समझा देगा और इतना इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जितना इजीली मैं आपको, जितना एक्सप्लेन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेथड क्या होता है, ये मेथड किस तरह से आपके सामने दिखता है, इस मेथड में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सभी को समझ में आया? अब आपने देखा होगा, बहुत से बच्चे पुराने होंगे, आपको पता है कि न्यू टाइप आती थी, एक न्यू टाइप। जब आप छोटी क्लास में होंगे, 6-7 क्लास में मैं पढ़ता था, तब तो एक न्यू टाइप भी आती थी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते थे और कुछ हाँ या ना के क्वेश्चन भी होते थे। अपने जो इंडिया में, जो भारत में जो प्रश्नावली चलती है ना, वो चलती है मिक्स वेज में। यानी कि आपने 10th का पेपर देखा होगा, 4 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिर आते हैं लघुतरात्मक आते हैं, फिर आते हैं अति लघुतरात्मक आते हैं, फिर लास्ट में डालते थे निबंधात्मक प्रश्न। तो सारे का व्यक्तित्व मापन किया जाता है उस प्रश्न में, उस पेपर में। तो इंडिया में तो चलता है कौन सा? मिक्स वाला जो विधि होती है वो चलती है इंडिया में, और सबसे ज्यादा प्रचलन उसी का है। हर पेपर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं, थ्योरेटिकल भी रहते हैं। कंपटीशन के एग्जाम रहते हैं जिसमें थ्योरेटिकल आते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो न्यू टाइप की बात कर रहा था मैं। आपने देखा होगा सबसे पहले न्यू टाइप आती थी, पहले 9th-8th में चलती थी, मेरे टाइम तो चलती थी, मैंने 10th तक न्यू टाइप का पेपर भी दिया था। तो वो पहले उसको सोल्व कराते थे, आधे घंटे का पेपर होता था वो, तो उसमें हाँ ना में क्वेश्चन होते थे, और खालिस्तान भी भरिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, फिर यहाँ खालिस्तान भरवाएंगे, फिर पीछे क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन है, फिर बीच में गैप लगेगा, फिर यहाँ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्लैंक बीच बीच में ब्लैंक आया उसको पूर्ण करना रहेगा, और हाँ ना के क्वेश्चन भी आएंगे, यस और नो के। ठीक है, तो यस नो से आपकी विश्वसनीयता ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके एक ही आंसर रहेगा, या तो आप मना कर दो या फिर हाँ कर दो। ठीक है, और जो क्वेश्चन वो बनाएगा, वो परीक्षण करता बना देगा, वो आपके दिमाग को देखकर क्वेश्चन पहले डाल दिया उसने, अब आपको हाँ ना करना बस। ठीक है, तो ये हुई आज की क्लास की बात। ऐसे ही मैं आपके सामने प्रश्नावली और साक्षात्कार जो भी आपके क्लास रहेगी आगे, उसको पढ़ेंगे अपन। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी से, और ऐसे ही बनते रहिए। कल जल्दी से ऑनलाइन, ऐसे ही ऑनलाइन आ जाया करो जल्दी से। राधे राधे, धन्यवाद।